अल्ताफ हुसैन भाई, कन्वीनर फॉर राब्ता कमेटी, मैं दोबारा अपनी बात का आगाज़ करता हूँ कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले बानी व कायद बाबा मुहाजिर जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, कन्वीनर व अरकान राब्ता कमेटी, इस वीडियो ब्रीफिंग के ज़रिए हमें पूरी दुनिया में देखने और सुनने वाले तहरीकी साथियों, वफ़ा परस्त साथियों, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं आप सबको इस बात की मुबारकबाद दूँ कि पाकिस्तान की फ़ौजी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क के सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन में धांधली के ज़रिए जीतने वाले इमरान खान साहब को अवाम पर बहैसियत वज़ीर आज़म मुसल्लत कर दिया गया है। साथियों, ये वही शख्सियत हैं जिनकी अय्याशी और यानी के डंके पूरी दुनिया में बजते हैं। आपने देखा कि किस तरह एक मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को करप्शंस के गलत चार्जेस लगाकर बेइज्जत कर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को करप्शन के गलत चार्जेस लगाकर उनकी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, उनके हस्बैंड जनाब कैप्टन सफदर साहब को अडियाला जेल में बंद कर दिया। ये सब सिर्फ ड्रामा इसलिए रचाया गया कि किसी तरीके से इमरान खान को इलेक्शंस में कामयाब करवाकर इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनवा दिया जाए, इसलिए कि जो काम नवाज शरीफ साहब ने अपनी वज़ारत उज़्मा के दौर में करने से इनकार कर दिया था फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के, अब वो काम इमरान खान के ज़रिए उनको वज़ीर आज़म बनवा के जैसे तैसे धांधली ज़दा इलेक्शंस के ज़रिए जितवा कर उनसे लिए जा सके, जो काम मुमकिन न थे नवाज शरीफ के इनकार के बाद। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इमरान खान ने अपनी पहली स्पीच में अव्वल तो बड़ी ही बेतुकी अनबैलेंस तकरीर थी। एक जब कोई मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब होता है तो वो उसका तरीक़ाकार, उसका अंदाज़ कुछ मुख्तलिफ होता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि वो बड़े बुलंदबान दावे कर रहे थे कि करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। तो मेरा सबसे ये गुजारिश है, आप सब ने भी देखी होगी वो तकरीर और सुनी भी होगी, ऐसा लग रहा था कोई बच्चा तकरीर कर रहा है जिसको बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि वो क्या कह रहा है। वो इस सिस्टम से को समझने से आ रही है। स्कूल का बच्चा भी ऐसी तकरीर नहीं करता, फजूल। और अगर इतनी ही हिम्मत और इतनी ताकत और जुर्रत है आप में करप्शन करने वालों को पकड़ के लटकाने की, तो इमरान खान साहब ने फिर फौज के जनरल्स की करप्शन पे क्यों नहीं अपनी उंगली उठाई, क्यों नहीं जबान खोली? क्या उनको पता नहीं है कि इस मुल्क को किसने तोड़ा? उन्होंने इस पे क्यों नहीं लबकुशाई की? उन्होंने क्यों नहीं कहा अपनी स्पीच में, पहली स्पीच जिस तरह करप्शन पे उन्होंने जोर दिया? तो भाई, इस मुल्क को तोड़ने वाले जर्नल्स को और इस मुल्क को लूटने वाले जर्नल्स को मैं निशान इबरत बना दूंगा। क्यों नहीं उन्होंने अपनी तकरीर में यही बात कही? इसलिए कि उन्हीं के लाए गए हैं, उन्हीं की
तरफ से फैसिलिटेट करके इनको इस पोजीशन तक पहुंचाया गया है। और ये किस तरह पहुंचाया गया ये आप सबको पता है। एमक्यूएम ने इस धांधली ज़्यादा सिलेक्शन का भरपूर बॉयकॉट करके इस इलेक्शन के प्रोसेस को ज़ीरो कर दिया था कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन की अपील पर और हुक्म पर। आपने देखा कि कायद तहरीक जो जनाब अल्ताफ़ हुसैन का जो मौक़िफ़ था इस इलेक्शन के हवाले से, वो उस इलेक्शन के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ था कि इलेक्शंस नहीं, ये सिलेक्शंस होंगे और इलेक्शन में हिस्सा लेने वाला हर शख्स, यानी कि इस फरसूदा जागीरदाराना निज़ाम को न सिर्फ मजबूत कर रहा है बल्कि इस सिलेक्शन के निज़ाम को वो इंडोर्स कर रहा है, वो फौजी हाकिमियत को तस्लीम कर रहा है, वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, वो अवाम की मर्जी और मंशा के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, वो इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल रहा है, वो इस पाकिस्तान के न सिर्फ मुस्तकबिल से खेल रहा है बल्कि उसको दागदार कर रहा है। आपने देखा कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन और एमक्यूएम अपने मौक़िफ़ पे जो मौक़िफ़ था उस पर खड़ी रही, उसकी कुर्बानी दी उसके लिए, और आज दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलेक्शन के बॉयकॉट करके सुरखरू हुई। देखने वालों ने देखा कि जो एमक्यूएम को और कायद तहरीक और मुहाजिरों के नाम दफन करने आए थे, इलेक्शन के बॉयकॉट के जरिए एमक्यूएम ने उनको दफन कर दिया, अवाम ने उनको दफन कर दिया। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, एमक्यूएम ने अपना काम कर दिया और आज भी उस मौक़िफ़ पे कायम है। लेकिन आपने देखा कि ये जो सियासतदान हैं, सो कॉल्ड अवामी लीडर, नेशनल लीडर्स, चाहे उसमें मौलाना फजल रहमान हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, बिलावल हो या दीगर जमातों के लोग, इन सब ने वावेला मचाया कि इलेक्शंस पे बायकॉट हुआ है, इलेक्शंस में धांधली हुई है। इलेक्शन धांधली ज़दा है। अगर भाई इलेक्शन धांधली ज़दा हैं तो फिर इस धांधली ज़दा असेंबली में क्यों जा रहे हो? क्यों आवाज़ नहीं बुलंद करते? क्यों सदा एहतजाज बुलंद नहीं करते? क्यों कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन और एमक्यूएम का साथ देते? क्यों सही रास्ते पर नहीं चलते? क्यों आवाम को धोखा दे रहे हो? क्यों आवाम को गुमराह कर रहे हो? एक तरफ तो तुम धांधली का रोना रो रहे हो और दूसरी तरफ तुम मराहत हासिल कर रहे हो बैकडोर से, अंडर द टेबल। ये कौम को सरासर धोखा देने वाले लीडर्स हैं, ये कौम के मुस्तकबिल के साथ खेलने वाले लीडर हैं। और रही बात नवाज शरीफ की, खासतौर पे नवाज शरीफ का जिक्र करूं, ये तो बरादरान यूसुफ में से है। शहबाज शरीफ, ये तो बरादरान यूसुफ में से, जो नवाज शरीफ के साथ इसने किया, उसकी पीठ में छुरा घोपा, उसने अपनी जमात के और अपने मुखलिस और वफादार कारकुनों की पीठ में छुरा घोपा है। यह मुनाफिकत का खेल खेल रहा है। नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग वालों, नवाज शरीफ के वफादारों, चाहने वालों, मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के को कहते हैं ना डबल फेस, ये डबल फेस नहीं, इसके कई फेस हैं। इससे बचो, इससे बचो। और खुदारा इसको मुस्लिम लीग की क़यादत से सुबुकदोश करके कोई सच्चा अच्छा लीडर मुंतखब करो, वरना यह आपकी नैया बिल्कुल इसने डबो दी है। इसने नवाज शरीफ को जेल पहुंचवा कर, जो इसका ख्वाब था प्राइम मिनिस्टर बनने का, वो जो कि चकनाचूर हो गया। ये खुद नवाज शरीफ की जगह प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे और खुद अपनी पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप में अपने बेटे हमजा शाहबाज को लाना चाहते थे। इसका किरदार, ये तो आपके नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के लिए तो ये मीर सादिक और मीर जाफर का किरदार अदा कर रहा है। ये एस्टेब्लिशमेंट और फौज के हाथों बिक चुके हैं। नवाज शरीफ को अंदर कराकर और उनकी बेटी को
इन्होंने अपने लिए और अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी औलादों के लिए मामलात को बिल्कुल साफ कर लिया है। यह कैसे मुमकिन है कि एक भाई और उसकी औलाद, उस पर तो बुराई आई हुई है, और ये शहबाज शरीफ और इसकी औलाद बिल्कुल बची हुई है हर मामले से। ये वहां की वजारतें, आना जाना सब इंजॉय कर रहे हैं। मेरे भाइयों, सोचने की बात है। एक गिलास पानी दे दीजिएगा। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, जैसे मैंने कहा कि नवाज शरीफ का कि एक दो नहीं कई चेहरे हैं। सबसे पहले इसने नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान का पत्ता साफ करके अपने ख़ानदान को प्रमोट किया। ये मुस्लिम लीग के नून के सदर बन गए, वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार भी थे, और इनका बेटा जो है आजकल सामिदा शहबाज, वो वज़ारत चीफ मिनिस्टर पंजाब का उम्मीदवार है। तो ऐसे शख्स को मुस्लिम लीग नून वाले इसका एहतसाब करें, ऐसी लीडरशिप का। और अपने अंदर से कोई साफ सुथरे क़यादत को मुंतखब करें। वरना ये, और हैरत की बात यह है कि ये नवाज शरीफ साहब और इनके साथ इनके हम निवाला, हम प्याला, हम बिस्तर चौधरी निसार का भी पूरा हाथ है नवाज शरीफ और फैमिली को अंदर करवाने में। इसने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर, चौधरी निसार ने नवाज शरीफ के खिलाफ घिनौनी साजिश खेली और उनको गलत चार्जेस में फौज के साथ मिलकर, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर गलत केस चलाकर गलत तरीके से उनके ओहदे से बरतरफ करवाया और फिर उनको जेल में डलवाया, उनको और उनके बच्चों को। इसमें नवाज शरीफ के साथ चौधरी निसार बराबर का शरीक है। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, मौजूदा नाम नेहाद असम्बली जो वजूद में आई है, फौजी असम्बली जिसको मैं कहता हूं, और इसमें जो एक जाली वज़ीर आज़म इमरान खान को लाया गया है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के मसाइल को हल कर पाएंगे। ये सब झूठे दावे और जो इनका मंशूर था वो सब लघु और झूठ पर मबनी है। जो पहली तकरीर उन्होंने की असम्बली में, उससे मैं नहीं महसूस कर सकता, उस लगता कि ये पाकिस्तान के अंदर कोई निज़ाम की तब्दीली का अमल है। बस ये होगा कि जो फरसूदा निज़ाम जारी और सारी है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट, जागीरदाराना निज़ाम, क्योंकि सारे जागीरदार सबको छोड़ के तो इनके साथ बैठ गए आकर। जो जितने भी मुल्क भर से गंदी मछलियां थी, इस्टेब्लिशमेंट ने सबको एक एक करके पीटीआई में शामिल करवा दिया। आप मुझे बताइए, एक तो इलेक्शन धांधली ज़्यादा, उसके बाद जो असेंबली वजूद में आई उसमें जो आज़ाद अरकान होते हैं उनकी हॉर्स ट्रेडिंग की गई और किसी ना किसी तरीके से उनको अपने साथ, उनके पीटीआई के साथ शामिल करवाया गया और फिर उसको इमरान खान को उसका वोट दिलवाया गया। तो ये जो प्रोसेस पूरा हुआ है इलेक्शन से लेकर आज तक, इनके असेंबली के अंदर वज़ीर आज़म मुंतखब होने तक, क्या आप सब समझते हैं कि ये सियासी कोई जबूरी मुल्क में ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। बहुत वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि शदीद किस्म की घपले और गलतियां की गई हैं और एक जमात को जितवाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का, अव्वल तो पाकिस्तान का नाम इन्होंने छोड़ा ही कहाँ है, अच्छा रखा ही कहाँ है। पाकिस्तान का नाम तो दुनिया भर में बदनाम कर दिया है। और पाकिस्तान में हालत यह है कि मुहाजिरों को दीवार से लगा दिया गया, उनके खिलाफ ऑपरेशन। अगर बलोच बोल दें, अपने हक की बात करें तो उनके खिलाफ ऑपरेशन।
पठानों को, पख्तून भाइयों को, अगर वो अपने हक की बात करें तो उनके खिलाफ ऑपरेशंस। हजारेवाल, कश्मीरी, ब्राह्वी, जितनी भी कौमियतें हैं वो सब पिस रही हैं बुरी तरीके से पाकिस्तान के अंदर, सबको चुप करवा दिया जाता है। और जो ताकतवर तबका है, फौज या उनसे मुंसलिक या उनके जो पेरोल पे हैं, वो अमन अमान से सुकून से जिंदगी बसर कर रहे हैं। बाकी वहां पे किसी को जीने का भी हक नहीं है, जीने का भी हक नहीं है। जो भी अभी आप आज मौजूदा पाकिस्तान की जो लीडरशिप में आपके सामने है, सिवाय अल्ताफ भाई के, सिवाय कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के, जिन्होंने ना उसूलों पे सौदेबाजी की, ना वो एजेंसियों के हाथों बिके, उन्होंने 27 साल की एग्जाइल कबूल कर ली अपनी, उन्होंने सालों की एग्जाइल कबूल कर ली, लेकिन सरेंडर नहीं किया। ये होती है लीडरशिप, ये होती है पार्टी, ये होता है किरदार। ये जो मौजूदा लीडरशिप है पाकिस्तान की, ये कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के जूते की खाक तक नहीं चढ़ सकती। और जो उनके बातें थी दूरअंदेशी पे मबनी, पूरा पाकिस्तान आज वही बातें कर रहा है। चाहे वो जज हो, रिटायर्ड जजेस खुल के बोल रहे हैं, मौजूदा जजेस और रिटायर्ड जजेस, चाहे सियासतदान हो, जो बुजुर्ग सियासतदान हो। मैं अभी अगर मैं आपको वीडियोस दिखाना शुरू करूं तो मेरे भाइयों, मौजूद खबरें दिन लग जाएं। इतना मटेरियल सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है और सब हक और सच पे मबनी है। मगर बदकिस्मती यह है कि वो मटेरियल, वो चीजें, वो इंटरव्यूज पाकिस्तान के टेलीविजन में नहीं दिखाए जा सकते, वो वहां के अखबारात में नहीं छापे जा सकते, क्योंकि एजेंसियों का कंट्रोल है हर चीज पर। वो कैसे दे सकते हैं एयर मार्शल अजहर खान का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान ने ही हमेशा इंडिया से पंगा लिया है, इंडिया ने कभी पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जस्टिस जावेद, कि भाई मेरा वालिद का तो कोई ताल्लुक नहीं था पाकिस्तान बनाने से, अगर आपको इस हवाले से कोई मालूमात है तो मुझे मालूमात फराम कर दीजिएगा। सुनिए उनका इंटरव्यू जाके, जस्टिस जावेद इकबाल साहब का सुनिए इंटरव्यू जाके, एयर मार्शल असगर खान साहब का, बुजुर्ग सियासतदान जो इंतकाल फरमा गए, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। और कई लोग जिन्होंने खुल के बोला है, अब्दुल सत्तार एदी इस दुनिया से उठ गए, उनका इंटरव्यू पढ़िए इमरान खान के हवाले से और इन एजेंसियों के हवाले से। चशम कुशा इंकशाफात किए थे उन्होंने। सब कुछ भूल गए क्या आप लोग? सब कुछ बाला ताक रख के फिर आपने इसी ढकोसला, इसी सिस्टम में हमें चलना है क्या? साथियों, आपको उठना पड़ेगा, पाकिस्तान की अवाम को उठना पड़ेगा, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन और MQM का साथ देना पड़ेगा। इस फरसूदा जागीरदाराना इस्टेब्लिशमेंट अस्करी निज़ाम को ख़त्म करना होगा, इसके लिए जद्दोजहद करनी होगी। इस मुल्क में इनकलाब की ज़रूरत है और वो इनकलाब कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ही ला सकते हैं, क्योंकि उनका किरदार पूरी दुनिया के सामने है। ना वो डरे, ना झुके, ना बिके। और उनके बरअक्स मौलाना फजलुर रहमान हो, हुकूमतों के मजे लूटते रहे, जरदारी हो, भुट्टो हो, बेनजीर भुट्टो हो, और ये शाहबाज शरीफ ब्रदर यूसुफ में से एक है, उसी सफ का आदमी है, धोखेबाज अय्याश 2 नंबर आदमी, जिसने जो अपने शख्स अपने भाई का ना हुआ, वो मुस्लिम लीग नून के मासूम वफादार गरीब कारकुनों का क्या होगा? मौजूद ख़वातीन हज़रात, मेरे साथ रुकने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सुहेल खानज़ादा भाई मौजूद हैं, मेरे साथ रुकने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नदीम शेख भाई मौजूद हैं। मैं सुहेल खानज़ादा भाई से कहूँगा कि इस वीडियो ब्रीफिंग को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम आज़म भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबाए मुहाजिर कौम
कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई, कन्वीनियर राब्ता कमेटी व अरकान राब्ता कमेटी, MQM UK ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, और इस वीडियो ब्रीफिंग को देखने और सुनने वाले तमाम वफा परस्त साथियों, माओं, बहनों, बुज़ुर्गों, बच्चों को अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हाशिम आज़म भाई ने इस वीडियो ब्रीफिंग के इनेकाद पर कुछ रोशनी डाली, मैं उन्हीं की बात को सेकंड करते हुए कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा कि मुहाजिर कौम ने इस जुलाई 2018 के इलेक्शन के बाइकआउट के बाद क्या पाया और क्या खोया। यकीनन हमने इस बाइकआउट में कुछ नहीं खोया, बल्कि पाया बहुत कुछ। हमने कौम की खुददारी पाई, कौम की इज्जत पाई, कौम की अजमत पाई, और सबसे बढ़कर हमने कायद तहरीक के फरमान का जो एहतराम था वो हमने पाया। पूरी दुनिया में इस बाइकआउट ने एक बात जो रिकॉग्नाइज्ड हुई वो ये कि पूरी मुहाजिर कौम अगर फॉलो करती है तो सिर्फ और सिर्फ कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई की बात को फॉलो करती है। पूरी दुनिया ने यह बात नोट की कि कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई के बाइकआउट्स ने पूरे न सिर्फ कराची बल्कि पूरे अर्बन सिंध के अंदर जिस तरह मुहाजिर कौम घरों पर बैठी इस इलेक्शन से लाताल्लुक रही, उसने पूरी कौम को यह बात बावर करा दी कि इस मुहाजिर कौम का अगर कोई लीडर है या ये मुहाजिर कौम अगर किसी की बात को मानती है, फॉलो करती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई हैं। कुछ गद्दार, मुनाफिक जो फौज की मदद से इस इलेक्शन में जीते और जाकर वो पार्लियामेंट में बैठे। गुज़िश्ता 2 इजलास जो हमने देखे उसमें एक बात बगौर नोटिस करने की थी जो हमने की, और वो ये थी कि जो उस पार्लियामेंट के अंदर मुहाजिर कौम के गद्दारों का जो सरगुना बनकर बैठा पार्लियामेंट के अंदर, उसके बैठने में जो एक अजनबियत थी वो एक नोट करने वाली थी। कोई भी उसको मुंह नहीं लगा रहा था, कोई भी उससे हाथ मिलाने में पहल नहीं कर रहा था, यहां तक कि उनके बराबर में ही इस नामजद फौजी वज़ीर आज़म से या दीगर दूसरे लोगों से जो लोग हाथ मिला रहे थे, उन्होंने भी यह गवारा नहीं किया कि वो इस गद्दार से भी हाथ मिला लें, कौम के इस मुनाफिक से भी हाथ मिला लें। वो अकेला बैठा बैठा अपनी डेस्क को खरोचता रहा, नोचता रहा, और शायद उसके दिल में, शायद उसके ज़मीन ने यह बात महसूस की हो कि यह पार्लियामेंट तुम मुहाजिरों के लिए नहीं है। गद्दारों, ये पार्लियामेंट तुम मुहाजिरों के लिए नहीं है। ये पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ अगर है तो बलोच सरदारों के लिए, पख्तून सरदारों के लिए, पंजाबी जागीरदारों के लिए और सिंधी वडेरों के लिए है। तुम मुहाजिरों के लिए नहीं है ये पार्लियामेंट। सोचो, गौर करो और फैसला करो। माजरत, एक चीज जो 2 रोज पहले सॉरी 3 रोज पहले जो 14 अगस्त मनाई गई,
पूरी कौम ने देखा कि उस 14 अगस्त का महवर और मरकज, 14 अगस्त की तकरीबात का महवर और मरकज सिर्फ और सिर्फ पंजाब, सिर्फ और सिर्फ पंजाब। 14 अगस्त को पाकिस्तान वजूद में आया, तो क्या ये खुद ब खुद वजूद में आ गया? क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो खुद ब खुद वजूद में आई हो? यहां तक कि ये कायनात, ये जमीन, ये सितारे, ये सैयारे, क्या ये भी खुद ब खुद वजूद में आए हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है, कि कोई भी चीज खुद ब खुद वजूद में नहीं आती, उसको वजूद में लाया जाता है। लाने वाली कोई ताकत होती है, कोई कुव्वत होती है, कोई शख्सियत होती है, कोई इदारा होता है, कोई गुरोह होता है, कोई कौम होती है। जिस तरह इस कायनात को खुदा रब्बे जुल जलाल ने तख्लीक किया, इसी तरह इस पाकिस्तान को 14 अगस्त के दिन जो तुम्हें आज़ादी नसीब हुई, इस पाकिस्तान को मुहाजिरों ने तख्लीक किया, मुहाजिरों ने कायम किया। हमारे अजदाद ने इस पाकिस्तान को बनाया। ये पाकिस्तान रात को सोए और सुबह हमें नहीं मिला था। 20 लाख जानों का नजराना पेश किया गया है, 20 लाख शहीदों का लहू शामिल है इस वतन की मट्टी में, इसकी बुनियादों में। और 14 अगस्त को पूरी दुनिया ने देखा, पूरी कौम ने देखा कि मुहाजिरों को इस 14 अगस्त से बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया, मुहाजिरों की औलादों को इस 14 अगस्त से बिल्कुल अलग थलग रखा गया था। और तमाम तकरीबात उस सूबे में रखी गई थी जिस सूबे ने इसके कयाम की मुखालफत में वोट दिया था। कुछ तो शर्म कर लेते, कुछ तो हया कर लेते, बगैर तो यानी कि वाघा बॉर्डर पर सिर्फ करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इसलिए खर्च किया जाता है कि यह साबित किया जा सके कि किसकी टांग सबसे ऊपर उठती है, किस फौजी की टांग सबसे ऊपर उठती है। पूरा तमाशा सिर्फ इसलिए लगाया जाता है वहां पर। इस 14 अगस्त के रोज जंगी तैयारों की जो मशकें, जो करतब दिखाए जाते हैं, क्या यह सर्कस है पाकिस्तान कि जहां तुम ये तमाशा दिखाते हो? क्या 14 अगस्त इन जंगी तैयारों के इस करतब की वजह से वजूद में आया था? क्या यह तुम्हारी फौजी परेडों की वजह से वजूद में आया था? क्या यह पाकिस्तान तुम्हारे इन असले, जंगी टैंकों, तोपों की नुमाइश से वजूद में आया था, या इनकी वजह से वजूद में आया था जो तुम इन चीजों को दिखाते हो? यकीनन ऐसा नहीं है। यह पाकिस्तान एक जद्दोजहद से वजूद में आया था। जद्दोजहद के पीछे कुछ लोग शामिल थे, उस जद्दोजहद के पीछे कोई नजरिया कार फरमा था जिसकी वजह से वजूद में आया था। और तुम आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के ले पालकों ने, इस आर्मी कंट्रोल्ड मीडिया ने उन तमाम की तमाम चीजों को अवाम से छुपाए रखा। किसी को यह बताने की जरूरत नहीं हुई और ना किसी ने कोशिश की कि पाकिस्तान किसकी वजह से वजूद में आया, पाकिस्तान की जद्दोजहद कहां से शुरू की, कहां से शुरू हुई और किसने शुरू की। पाकिस्तान की जद्दोजहद में कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और क्या क्या अवामिल कार फरमा थे इसके जद्दोजहद के पीछे, क्या नजरिया था, क्या उसकी जद्दोजहद थी, कितनी कुर्बानियां थी, किसने वो कुर्बानियां दी। जिस मुस्लिम लीग के खाते में पाकिस्तान डाला जाता है, उस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वो कहां कायम हुई? और जहां वो कायम हुई, आज वो
यूनिवर्सिटी, आज वो शहर, आज वो इलाका कहां है? पाकिस्तान के। उनका जो दाखला था वो भी जो एटमी जो एरियाज थे, जहां न्यूक्लियर एरियाज थे, इवन के न्यूक्लियर प्लांट के उसके मुआयने के लिए भी उनका दाखला, कोटा प्लांट का दाखला भी उनका ममनू था। रिकॉर्ड पर है ये बात। सिक्योरिटी रिस्क थी वो भी। आर्मी के कोर कमांडर के इजलास में यह अलाउ ही नहीं था उनको कि वो कोटा का जाकर जनाब वहां का उसका मुआयना करे। वो तो अंजाम क्या हुआ? रास्ते से हटा दिया उनको भी, पब्लिक के बीच में उनको कत्ल किया गया। बूट चाटने से आपको सियासी जिंदगी नहीं मिलेगी, अलबत्ता मौत जरूर मिल सकती है, यह तारीख ने साबित किया है। तो बेहतर यह है कि बूट चाटने वाली मौत से बेहतर है कि इन वर्दी वालों की आंखों में आकर डालकर बात करो और फिर मौत को गले लगाओ। तो याद रखो, लियाकत अली खान की तरह अमर हो जाओगे। लियाकत अली खान को भी इन्हीं वर्दी वालों ने रास्ते से हटाया था, फातिमा जिन्ना को भी इन्हीं लोगों ने रास्ते से हटाया था, लेकिन तारीख में अमर है वो लोग आज भी। कुछ लोग इमरान न्याजी को अपना निजात दहिंदा समझ रहे हैं। यह निजात दहिंदा नहीं है, याद रखो। ये मेरे मुंह में खाक, ये कहीं पाकिस्तान की खवातीन के लिए दरिंदा साबित ना हो। ये क्योंकि ये तारीख रही है पाकिस्तान में कि अय्याश हुक्मरानों की तारीख रही है कि उनकी रातें किस तरह बसर होती थी, उनके हरम किस तरह आबाद हुआ करते थे रातों को। यह तारीख रही है बदकिस्मती से इस पाकिस्तान के हुक्मरानों की, अय्याश हुक्मरानों की, और यह भी उन्हीं में से एक है। पाकिस्तान को जो लोग और जो कुव्वतें कायम दायम रखना चाहती हैं, उनसे सिर्फ मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि यह पाकिस्तान ना तो इमरान न्याजी से चल सकता है और ना उसके हवारियों से। यह पाकिस्तान ना सरदारों से चल सकता है और ना जागीरदारों से। यह पाकिस्तान ना खानों से चल सकता है और ना सिंध के वडेरों से। अगर इस पाकिस्तान को बचाना है और इस पाकिस्तान को चलाना है तो इसकी बागडोर फिलफोर कायदे अल्ताफ हुसैन भाई और उनकी तहरीक के हाथों में तुम्हें देनी होगी, तुम्हें सौंपनी होगी, वरना यह पाकिस्तान नहीं चल सकता और ना यह पाकिस्तान बच सकता है। 1971 में इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े इन्हीं फौजियों जनरलों ने कराए थे, और आज अगर इस पाकिस्तान के इन्हीं यहां से अगर टुकड़े हुए तो वो 2 नहीं होंगे। खाकी में बदन इस पाकिस्तान का पूरा शिराज़े बिखर जाएगा। लिहाजा हम इस वीडियो ब्रीफिंग के जरिए आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि अगर तुम्हें इसका शिराज़ा बचाना है बिखरने से, तो पाकिस्तान की बागडोर तुम्हें अल्ताफ हुसैन के हाथ में सौंपनी होगी। पाकिस्तान के मुहाजिर कौम के यूथ से, मिलीनियल से अब यह दरख्वास्त करूंगा मैं कि जिस तरह बार बार कायदे अल्ताफ हुसैन भाई आपको मुखातिब करते हैं, आपको पैगाम देते हैं, उसकी एक ही वजह है कि हमने इस तहरीक को ट्रांसफर करना है। हमने इस तहरीक को अपने आने वाली नस्लों को सौंपना है, क्योंकि हम ये जानते हैं, हम तारीख से वाकिफ हैं कि आज़ादी की जद्दोजहद जो हिंदुस्तान में लड़ी गई थी, वो जद्दोजहद 1947 को नहीं लड़ी गई थी। 1947 को तो पाकिस्तान वजूद में आया था। पहली जंग आज़ादी 1857 में लड़ी गई थी। 1857 में जंग आज़ादी लड़ी गई थी।
1857 में लड़ी हुई जंग आजादी जो शुरू हुई थी उसका इख्तिताम 1947 में हुआ था। कमोबेश 100 साल लगे थे। तो 100 साल में कोई एक जनरेशन के अंदर यह हिम्मत और ताकत नहीं होती कि वो जद्दोजहद की जंग लड़ना शुरू करें और कामयाबी हासिल कर लें। यकीनन ये जद्दोजहद फिर दूसरी नस्ल को मुंतकिल करना पड़ती है और हम समझते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन को जिम्मेदारियां संभालनी होंगी इस जद्दोजहद की। आगे आना होगा आपको, आगे बढ़ना होगा आपको, ताकि आप इस जद्दोजहद के सफर को आगे जारी और सारी रख सकें। क्योंकि हमारी मंजिल और हमारा मकसद सिर्फ एक है और वो ये कि मुहाजिर कौम को भी उतनी ही आजादी चाहिए जितनी पंजाबी कौम को हासिल है। इसमें कोई हमने गैर आईनी गैर कानूनी बात नहीं है। हमें भी वही हुकूक चाहिए जो पाकिस्तान में पंजाबियों को हासिल है। हमें भी फौज के अंदर वही कोटा चाहिए जो पंजाबियों को हासिल है। अब इससे कम पर बात नहीं होगी। अगर पंजाबियों के पास सूबा है तो मुहाजिरों को भी सूबा चाहिए। अगर पंजाबी इस पाकिस्तान के मालिक बने बैठे हैं तो मुहाजिरों को भी इस पाकिस्तान का मालिक बनना है। क्योंकि इस बात पर अब कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा कि गुलामी की जिंदगी हम नहीं बसर करेंगे। गुलामी में ना हम रहेंगे ना हम अपनी कौम को रहने देंगे। लिहाजा अब आने वाली नस्लों को, इस यूथ को, मुहाजिर कौम के नौजवानों को, हमारे बच्चों को अब आगे बढ़ना होगा। इस जद्दोजहद को समझना होगा। इस नजरिए को, कायदे अल्ताफ हुसैन भाई के फलसफे को समझना होगा। यह जद्दोजहद अल्ताफ भाई के अकेली शख्सियत के लिए नहीं है। यह जद्दोजहद हमारी तहरीक की राब्ता कमेटी के लिए नहीं है। यह जद्दोजहद एमजीएम तहरीक के लिए नहीं है। कसम खुदा की खा के कहते हैं कि यह जद्दोजहद अगर है तो मुहाजिर कौम के लिए है, पूरी मुहाजिर कौम के लिए है और पाकिस्तान के तमाम मजलूमों के लिए है। क्योंकि अल्ताफ भाई ने मुहाजिर जद्दोजहद से पूरी मजलूम कौम को एक रास्ता दिखाया है। अगर आप मजलूम कौम पाकिस्तान की हमारे साथ मिलकर जद्दोजहद करना चाहें तो हम मोस्ट वेलकम करते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो फिर हमारे तरह का एक नजरिया, कायदे अल्ताफ हुसैन भाई की तरह का कोई नजरिया फलसफा अपनाएं और उस पर जद्दोजहद करें। कायदे अल्ताफ हुसैन भाई ने तो 80s में यह बात कही थी कि अपने अंदर से कायदत निकाल लें और जद्दोजहद कर लें अगर मुझे कायदे नहीं मानते। और ये ओपन पेशकश आज भी आपके लिए मौजूद है। आखिरी में एक बात और ये वीडियो ब्रीफिंग के जरिए आपके सामने रखना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो जिहादी इज़्म जिसको फरोग दिया जा रहा है, आज पूरे सोशल मीडिया में एक वाक़े के ऊपर एक तबसरा चल रहा है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान के कंट्रोल मीडिया में वो बात डिस्कस नहीं हो रही। और वो ये कि अफगानिस्तान में जो एक गुज़िश्ता दिनों अटैक हुआ और जिसमें कई बेगुनाह लोग उसमें शहीद हुए, वहां से कुछ हमलावरों की लाशें पाकिस्तान आ रही हैं और दफनाई जा रही हैं। कई सोशल मीडिया पे सियासी लोगों ने भी और ब्लॉगर्स ने भी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया है कि इसके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत अपना बयान जारी करे कि ये क्या वाकयात हो रहे हैं कि धमाके अफगानिस्तान में होते हैं, उसके बाद लाशें पाकिस्तान में आती हैं। अगर पाकिस्तान की हुकूमत इस तरह के इंटरनेशनल टेररिज्म में इन्वॉल्व होगी तो याद रखो फिर पाकिस्तान की तरफ भी फिर दुनिया इसी तरह दहशतगर्दी के ठिकानों को मिटाने के लिए आगे बढ़ेगी। आज आप अगर चाइना और रशिया की पुष्ट पनाएंगे, यहां से अगर इस तरफ अपना रास्ता अपनाएंगे कि अफगानिस्तान को आप डिस्टेबलाइज करेंगे, अफगानिस्तान की हुकूमत को आप अगर डिस्टेबलाइज करेंगे, वहां के लोगों को दहशतगर्दी के जरिए मारेंगे, तो फिर पूरी दुनिया को यह हक हासिल है कि वो अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान की तरफ पेशकदमी करें। लिहाजा
आप इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएं। फौज की जो जिम्मेदारी है, फौज वो जिम्मेदारी निभाए। सियासत और मुल्की मामलात ये अवाम की जिम्मेदारी है, ये अवाम जाने, अवाम का काम जाने। आप इससे अलग हो जाएं और पाकिस्तान के मामलात अवाम के हाथ में सौंपे, कराची के मामलात कराची के लोगों के हाथों में सौंपे, हैदराबाद के मामलात हैदराबाद के लोगों के हाथों में सौंपे, और अंदरूनी सिंध के मामलात सिंधी वडेरों के हाथों में सौंपे। लेकिन अगर 2 नंबरी चलती रही तो फिर पाकिस्तान का खाकी में बदम कुछ अच्छा मुस्तकबिल देखने को नजर नहीं आ रहा। मैं इन्हीं अल्फाज साथ अपनी बात का इख्तिताम करता हूं कि अल्लाह ताला कायद-ए-आज़म अल्ताफ हुसैन भाई को सेहत और सलामती में रखे, दुश्मनों की साजिशों से बचा के रखे, और हमें हमेशा कायद-ए-आज़म अल्ताफ हुसैन भाई का सच्चा पक्का वफादार रखे। जे मुहाजिर, जे मुहाजिर, जे अल्ताफ हुसैन। शुक्रिया सुहेल भाई। ये रुकने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सुहेल खानज़ादा भाई थे। अब मैं दरख्वास्त करूंगा नदीम शेख भाई से कि वो इस वीडियो ब्रीफिंग को आगे बढ़ाएं। बाबाए महाजिर कौम, अल्ताफ़ भाई, राब्ता कमेटी, तमाम साथी जो इस वक्त ब्रीफिंग के थ्रू हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हाशिम भाई और सुहेल भाई ने काफ़ी ब्रीफिंग में आपको कुछ जो मौजूदा तफसीलात हैं बताने की कोशिश की है। पहले तो सबसे पहले मैं अपने महबूब कायद अल्ताफ़ भाई को मुबारकबाद पेश करूँगा। 25 जुलाई को जो इलेक्शन हुए हैं, अल्ताफ़ भाई ने बायकाट का कहा। ये वो कायद है जो बायकाट करके भी जीत गया। अल्ताफ़ भाई आपको मुबारक हो, आपने बायकाट किया, आप बायकाट करके जीत गया। ये वो कायद है जो नहीं लड़के भी जीत जाता है। दूसरी मुबारकबाद, आज जो वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया जूनियर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, इमरान खान जूनियर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने आप असेंबली का हल्फ उठाया है। उनके दाएं बाएं सारे अपना पुराने शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, सब उनकी हिस्ट्री जानते हैं। पुराने डाकू, 70 साल से इनकी नस्लें जो पाकिस्तान को लूट के खा रही हैं। फ़ौज ने उनको सिलेक्ट किया, उनको इमरान नियाज़ी के साथ बिठाया, और कमाल कि तीसरी शादी के बाद ऐसा तावीज़ पता नहीं इस औरत ने कहाँ रखा कि वो सीधा वज़ीर-ए-आज़म बन गया। मुबारक हो। इस असेंबली में आज 73 के आइन में एक तब्दीली की गई है कि इमरान खान सादी को अमीन करार दे दिए गए। नाजायज़ बच्ची का बाप सादी को अमीन करार दे दिया गया। तो ये आज लॉ पास हो गया, सबको मुबारक हो इस पर। अब कराची में अब देखें कि अभी हल्फ नहीं उठाया है और बदमाशियाँ स्टार्ट। एक गरीब आदमी जा रहा है, इमरान शाह, एक डॉक्टर शाह का बेटा, अपने गार्ड के साथ जाता है, गाड़ी दूसरी तरफ चल रही है। अबे भाई तेरे को कैसे नजर आ गया, वो टकरे मार रहा है, तू तो प्रोटोकॉल के साथ जा रहा है, तुझे कैसे नजर आ गया। उतरता है, धड़ाधड़ उसको चमेट मारता है, टीवी में आके झूठ बोल देता है कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। इन्होंने बदमाशी जो कराची में दिखाई है हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस वक्त बाहर बैठे हैं तो ये नहीं समझना कि कराची इस वक्त लावारिस है। अल्ताफ़ भाई की क़यादत में आज भी महाजिर कौम और दूसरी कौम में भी अल्ताफ़ भाई की क़यादत में इस वक्त भी अल्ताफ़ भाई के सिर्फ इशारे का मुंतज़िर है। जिस दिन अल्ताफ़ भाई ने इशारा दिया तो आप देखिएगा क्या होता है कराची में। अल्ताफ़ भाई सबर 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 कह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान को बचाया जाए, लेकिन आप लोग जो आपका पेट ही नहीं भर रहा है। अब ये अपना जस्टिस, चीफ जस्टिस साहब साकिर निसार साहब, इनको भी मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। इन्होंने सादी को अमीन इन्होंने करा दिया, कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। शेख रशीद साहब के हॉस्पिटल का मामला था, पहला चीफ जस्टिस जो उतर के जाके हॉस्पिटल में उसको जगह का मुआयना करता, सब कुछ करता है, उसको वहीं से मालूम चल गया था कि इनकी सिलेक्शन पक्की है। हर चीज़ आप देखें कितनी मेहनत हो रही है, सबको मालूम है फौज क्या कर रही है। और ये भी मैं बता दूं कि फौज इस वक्त
जो अपना ये नहीं लगा सकती थी, क्या कहते हैं अपना जो फौज जो लगा मार्शल लॉ। तो इसकी वजह यह थी कि कशकोल टूट गया था, बाहर वाले इमदाद नहीं देते, तो उन्होंने नियाजी साहब को असेंबल किया और ला के उन्होंने वज़ीर बनाया ताकि ये चीफ जस्टिस ये अपना चीफ आर्मी स्टाफ रहे जूनियर, कशकोल भी चलता रहे और ये काम भी चलता है, लूट मारी का सिलसिला चलता रहे। छोटी सी मिसाल, बैरियर टाउन, मलिक रियाज के ऊपर उन्होंने एकड़ों ज़मीन का सिलसिला शुरू किया साकिब निसार में। कहाँ है वो? अरबों खरबों खाने वाले लोग के ऊपर अरब रुपए का उन्होंने चार्ज लगाया, यानी समंदर से एक कतरा निकाल लिया, अपने जेब में डाला साकिब निसार ने, फाइल बंद। ऐसे कितने ही केस हैं, छोटे मोटे केस निपटा देते हैं, आते हैं, अपनी सेहत से ज़्यादा माल बना चुके हैं वो। इनकी सेहत देखें, उनके अंदाज देखें, उन माल कमाने का अंदाज देखें। दूसरी बात, रॉ अनवर बेल, बॉक्सर को लाते हैं लाहौर में एसएचओ को, वो कहता है कि शहबाज शरीफ मुझसे मर्डर कराता था। अबे भाई जब वो इकरार कर रहा है फिर बेल। नकीबुल्लाह सबके सामने था, ओपन केस गायब। बच्ची का रेप हुआ था लाहौर या कहीं पर, उसके बंदे को पकड़ा गया, फांसी के लोगों ने कहा, मीडिया ट्रायल हुआ, वो कहाँ है वो केस? कुछ भी नहीं। 2-3 अपने मतलब केस ये लुटाते हैं और मुल्क को दिखाते हैं कि हम मुल्क का वफादार हैं। महाजिर अवाम, उसके साथ जितनी मजलूम अवाम है, जो अल्ताफ हुसैन के ऊपर पहले बिलीव करते थे और इंशाल्लाह आज भी करते हो, करते रहेंगे। कायद से एक अल्ताफ भाई सच्चा आदमी था, इसलिए आपको बाहर बिठा के रखा हुआ है। बैग पकड़ लेता आपका, अंदर होता। आज से 25 साल, 20, 27, 28 साल पहले एक साहब जानवर आए थे, 50 लाख उस जमाने के, आज अरबों होते हैं। अल्ताफ भाई ने ठुकरा दिया कि मैं अपनी कौम का सौदा नहीं करूंगा, तो क्या हुआ? अल्ताफ भाई को बाहर टिकट लेना पड़ा। वो फिर भी अपने कौम के साथ जुड़े रहे। आज माशाल्लाह 60+ हो गए, लेकिन आज भी दिन रात लगे हुए वो। हमें मालूम है कि कितनी मेहनत कर रहे हैं वो, कितनी कौम के साथ जुड़े हुए हैं, दुनिया के हर जगह वो ब्रीफिंग दे रहे हैं। और मैं न्यू जनरेशन से अपील करता हूं कि उनकी ब्रीफिंग सुना करें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए आपने आइंदा संभालना ये सारा सिलसिला, वरना ये हावी हो जाएंगे। आज पूरे डिफेंस में सिंधियों को लाके भर दिया है। हमारी मां बहनें बिल्कुल ताफुज नहीं है। आप छेड़े कहते हैं कि साले बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं। पूरे पठानों को लाके, हम ये नहीं कह रहे कि लाके कराची में बसा दिए करा दिया, लेकिन ये प्री प्लान किया गया है महाजिरों की आबादी खत्म करने के लिए। इसलिए कि कराची अल्ताफ का है और मैंडेट अल्ताफ का है। अगर ये मैंडेट नहीं दिया गया तो अल्ताफ भाई ने अगर इशारा कर दिया तो पाकिस्तान के लिए वाकई में बुरा हो जाएगा। अल्ताफ भाई अभी भी पाकिस्तान बचाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे, आपसे नोट छापने में लगे हुए हैं। या असद उमर, इसकी आप स्पीड उठा के देख लें कि हम कशकोल नहीं कर वो रखेंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे। पहली ब्रीफिंग, यार वो IMF में जाना पड़ेगा वरना कौम चलेगी नहीं, यार बड़ा मसला हुआ है। ये रोते रहेंगे साले जब तक है, देख लेना, ये कर्जे में रोते रहेंगे और आपको ड्रामा करते रहेंगे। जितना इनका चलता है वैसे इंशाल्लाह ये पूरा तो करेगा नहीं। अभी 6 महीने के बाद देखिए क्या ड्रामा होता है। दूसरा, मैं इमरान खान को चैलेंज देता हूं, अगर सराय के सुबह बना दे, आज चैलेंज देता हूं मैं। बोलना करने में बहुत फर्क है, बहुत आए। जब से बचपन से सुन रहे सराय के सुबह बनेगा, 52 का हो गया मैं। सुबह क्या बना, साला सुकड़ता जा रहा है। बलूचिस्तान भी खतरे में आ गया है, अफगानिस्तान का बॉर्डर का वो खतरनाक, ईरान का बॉर्डर। भाई दोस्ती किसके साथ है? चीन भी तुम्हारा बलूचिस्तान ले जाएगा। आप क्या समझ, चीन आपको जो है वो दे रहा है, वो भी बलूचिस्तान ले जाएगा आपका। जो ये ड्रामे छोड़े। चलिए एक सवाल और, कितने आर्मी चीफ हैं जो पाकिस्तान में रिटायर के बाद बता दें? अरबों खबर लेते हैं, निकल जाते हैं। रिजवान अख्तर की मिसाल, रंगे हाथों पकड़ा गया, कहाँ है उसका ट्रायल? अब भाई ट्रायल तो कर साकिब निसार। एक तो तेरी सेहत देख के और साले मुझे पता नहीं क्या लगता है तू कैसे इतनी बातें कर जाता है, बेहोश भी नहीं होता रास्ते में। अब ये देखें कि रिजवान अख्तर गायब। एक साहब ISI के चीफ इंडिया गए, किताब लिखी, बड़ा मीडिया में चला, भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, उसको रातों रात भेज दिया। तो ये सारी मजलूम कौम अल्ताफ भाई की बात सुने
अल्ताफ भाई पाकिस्तान बताने की बात कर रहे हैं, आपको इशारे में सारा कुछ समझा रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तान के साथ क्या गेम कर रहे हैं। आप लोग को उठना पड़ेगा, मिलेनियम को उठना पड़ेगा। मिलेनियम आपको उठना पड़ेगा, आपको अल्ताफ भाई का साथ देना पड़ेगा। अल्ताफ भाई ने कभी एक कौम की बात नहीं की, 34 साल से मैं अल्ताफ भाई के साथ कभी कौमियत की बात नहीं की। इस बात गवाह है कि असेंबली में जितने भी गए हैं, पंजाबी, महाजिर, सिंधी, सराइकी, हर आदमी गया है। हाँ, वो ये है कि गद्दारी की, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज कचरा खुद ब खुद साफ हो गया। हम मानते हैं हमसे गलती हो गई। कमालू आया था लीडर बनने, मैंने कमालू को क्या कहा था, कमालू लीडर पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। नहीं, वो अपना IAS वाले ने कहा चल बड़ी बन जा, चल बन गया लीडर। अबे तेरे को तो भाई है डॉल्फिन में लाने को तैयार नहीं है पानी के थ्रू। अब रोता फिर रहा है, जगह जगह छुपता फिर रहा है बल्कि। बाकी और ये जो अपना छोटा चेतन, उसका तो अल्लाह ही हाफिज, वो तो उसको अपने PIB वाले भी कबूल नहीं कर रहा है। ये 6 सीटें लेकर कमीने अपने असेंबली में जाके बैठ गए। ये नहीं देख रहे कि इनको कुत्ता बना दिया गया है, इनको हड्डियां डाल के कुत्ता बना दिया गया। जब तक रहेंगे कुत्ते रहेंगे। ये कौम को बेच रहे हैं, शोहदा के खून को बेच रहे हैं। इस मरतबा अल्ताफ भाई ने कहते किसी को माफ नहीं किया जाएगा, सबका हिसाब होगा, बहुत हो गई। तो भाई अपने नई जनरेशन, मिलेनियम, माएँ बहनें, बुजुर्ग, सबको अल्ताफ भाई के इस वक्त साथ देना है। अल्ताफ भाई के साथ देंगे तो हम अपनी नस्ल को बचा सकते हैं, वरना इन कमीनों ने पाकिस्तान को बिल्कुल फोल्ड करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। पाकिस्तान को समझ बेच दिया है ये। तो अभी भी आप अल्ताफ भाई का आपने देखा बायकाट, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची, हैदराबाद के लोगों बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुकम्मल बायकाट किया। और इन सबको मालूम चल गया है कि कराची सिर्फ अल्ताफ भाई का, ये कुछ भी कह लें, हंसले कुछ भी करें, इनको मालूम चल गया है कि कराची 100% अल्ताफ भाई का और बायकाट 100% कामयाब हुआ है। अब ये अल्ताफ भाई तो फौज के जूते नहीं चुमेंगे, और ना हमारे पास पैसे हैं कि हम भाई अपना जज खरीद लें या खरीद लें। हम सीधे से जाएंगे। हमारे पास इखलाक है, हमारे पास सच्चाई है, जो अल्ताफ भाई ने हमें सिखाई है, हम वही लेके लोगों के पास जाएंगे। उसी तरह हम असेंबली में लेकर आएंगे, उसी तरह बिठाएंगे, कौम की फिर खिदमत करेंगे। 2002 वाला देख लें आप, उसमें आप वो उसका रेशो देख लें क्राइम का, 0। एक 12 मई को उन्होंने इशू बना दिया, 12 मई पे खुद कराया, इशू बना दिया उन्होंने, 12 मई मारा भाई। जैसे इसके अलावा साला हुआ ही नहीं। तो जब 27 को जब शहादत हुई थी, 27 को शहादत हुई थी बेनज़ीर की, 27 को शहादत हुई थी बेनज़ीर की, पिंडी में शहादत होती है, पूरे कराची को लूट लिया जाता है। ये देखें आप, वो अभी भी ये आप देखेंगे PIA ले लें, स्टील मिल ले लें, तमाम इंटरेस्ट से लोग लाके भर दिए गए जिनकी तालीम ही नहीं है। आज महाजी लड़का ग्रेजुएशन किया हुआ इंजीनियर, डॉक्टर, चाय और पराठे बेच रहा है या करीम की गाड़ी चला रहा है। ये हमारी कमजोरी है कि हम बार बार देख रहे हैं, अब के मार फिर देखेंगे, अब के मार फिर देखेंगे। अब हमें हाथ रोकना पड़ेगा इनका, वरना सर के बैठ जाएंगे। जिस तरह इमरान शाह निकल के थप्पड़ मार रहा है, अल्ताफ भाई की क़यादत में जब कराची ऑपरेट हुआ था, इनकी मजाल नहीं थी कि ये इस तरह की हरकत कर जाए। ना ही इनके MN MP हमारे, उनकी मजाल थी कि कोई ऐसी गलत हरकत कर जाए। अल्ताफ भाई की क़यादत को इन्होंने प्री प्लान करके वो करा गया है। जब तक पतंग अल्ताफ भाई के पास थी, उड़ान में थी, अल्ताफ भाई का हाथ हटा, कट गई। आज हजूर की तलवार है अल्ताफ भाई के पास, और हजूर की तलवार अल्ताफ भाई के हाथ में आ गई है। तो आप तैयार हो जाएं, इंशाल्लाह अल्ताफ भाई की क़यादत में बहुत जल्द खुशखबरी सुनेंगे आप। बहुत जल्द 9 भी खुलेगा, क्वेश्चन मेमोरी भी खुलेगा। तमाम जो साथी हमारे असीर हैं वो सब आएंगे। शौदा की फैमिली दोबारा इंशाल्लाह खुशहाल होगी। उसी तरह उनको बेनिफिट दिए जाएंगे जिस तरह अल्ताफ भाई की क़यादत में दिए जाते थे। वो भी कमीने खा गए, बगैरत, शर्म ही नहीं है। शक्लें देखो, खाली मूवी शक्ल देखो, मेरे ख्याल है उसका खून भी नहीं है साले के अंदर, फिर भी आखिरी वक्त तक चांस ले रहा है वो कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। वो अपना मिस्टर बॉबी, फैसल सब्जवारी, मिस्टर बॉबी, वो वहां से चली आई अमेरिका से, कुछ हिस्सा ले लूं मैं। उसके बाद वो देखा बॉबी, मिस्टर बॉबी, ये अपना फैसल इतना कमा रहा है, वो हैदर साहब भी चले आए।
4 घंटे आमिर खान ने उनको भगा दिया, भाई ये आके साले मेरी सीट नहीं ले जाए। आमिर खान तो आए थे प्लेन के साथ, गलती हो गई उसकी। अल्ताफ ने वो जो भी है वो आपके सामने उसको इजहार भी कर दिया उसका, लेकिन अब माफी नहीं मिलेगी। अब अल्ताफ भाई की क़यादत में सारे वो लोग आएंगे जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, और जो वहां के मोहल्ले वाले बोलेंगे भाई ये अच्छा लोग है, ये अच्छा है, ये हमें जानते हैं, उसको साइड दी जाएगी। और टोटल कराची की दोबारा, हैदराबाद की दोबारा अल्ताफ भाई की क़यादत में खिदमत की जाएगी, और इंशाल्लाह वही लोग आएंगे दोबारा। आप लोग डिसाइड ना हो, ये वक्ती है। ये जो जहांगीर तरीन ने उनको साइड में बिठाया हुआ है, ये इन्होंने अरबों पे लगाया, ये अरबों पे छापेंगे निकल जाएंगे। कराची में कि ये सियासतदान है अली जैदी, वार्डर सियासतदान है, ये बदमाश लोग हैं, ये प्री प्लान आए, ये पहले अपना हिसाब किताब निकालेंगे जो उन्होंने लगाया है, उसके बाद चलते बढ़ते हो जाएंगे ये। और इमरान खान तो भाई अपना ये है कि तीसरी बार चौथी करके बैठ जाएगा, उसका तो काम ही यही है, उसको तो और सहूलत मिली है। हाँ, दूसरी चीज ये है कि अब गवर्नर हाउस गिरा दूंगा, उसको स्कूल बना दूंगा, आप बैठ के बोले यार वो कायदम थे ना, गवर्नर हाउस पे कायदम थे ना, तो वो बड़े हो गए यार, वो तो हो गए अपनी अपना असासा हो गया ना, उसको कैसे गिराएंगे? अबे झूठे आदमी, तूने कोई सच्ची बात की है? शुरू से यू टर्न मारता तू। तेरी एक बात बता दो कोई सच्ची है तो, तुझसे बड़ा कोई बगैरत आदमी, तुझसे बड़ा कोई अयाज, तुझसे बड़ा कोई प्ले बॉय नहीं है। और तेरे को पता ही कितनी दाल चावल खिलाए हैं अपना फौज ने कि तेरे को एकदम वज़ीर आज़म बना दिया भाई, सरपाई सलाम फौज। एक दाल चावल आमिलिया को तो खिलाए थे, उसको वो बना दिया। मेरा ख्याल है अपना छोटे चेतन ने थोड़ा कम खाया तो उसको निकाल दिया। वो भी फुल दाल चावल खाता ना, तो वो भी आ जाता है, असेंबली में आ जाता वो भी ना। अब वो रोज रोड लगा रहा है इस्लामाबाद के, भाई मुझे दे दो चावल, दे दो 2-3 प्लेटें दे दो। वो टाइम गुजर गया। तो महाजिर कौम, बाकी कौमियत, मजलूम कौम, अल्ताफ भाई की क़यादत में आप लोग तैयार रहे। बहुत ज़्यादा अल्ताफ भाई अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे, और इंशाल्लाह माजरों के और दूसरे कौम के हकूक़ मिलेंगे। वही 2007 वाला, 80 से पहले वाला दोबारा MKM आएगी, लेकिन हजूर के तलवार के साथ। बाकी मैं अपना हची भाई को कहता हूँ, अल्ताफ भाई लव यू, थैंक यू अल्ताफ भाई, जे महाजिर जी अल्ताफ भाई। ये थे हमारे नदीम भाई, नदीम शेख भाई, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, ये फ़ौजी असम्बली आते ही तब्दीली का अमल शुरू हो गया। कराची इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ है। कराची क्या, सिंध के बेशतर शहरी इलाके इमरान खान के वज़ीर आज़म बनते ही तारीकी में डूब गए, यानी कि उस सोग में चले गए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो, अल्लाह रहम करे। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, तब्दीली का जिक्र नदीम शेख भाई ने किया, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि तब्दीली ऐसी आई है कि ज़बरदस्ती जतवा कर अवाम पे मुसलत कर दिया गया है, और अब चलते फिरते रोडों पे गरीब अवाम को ये PTI के अरकान असम्बली, ये वडीर जागीरदार, ये सरमाएदार ज़दवगोब करेंगे। अब इनको खुला लाइसेंस मिल गया। मैं दूसरों की बात तो नहीं करता, लेकिन कराची वाले इंशाल्लाह ताला ऐसे अनासिर का सद्देबाब करेंगे और इनको इनकी औकात याद दिलाएंगे। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, हम लोग आज़ादी की बात करते हैं। आज़ादी 14 अगस्त, 90 बिलियन से ज़्यादा, 95-97 बिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान मकरूज़ है। फिर हम किस बात की आज़ादी बना रहे हैं? 71 में पाकिस्तान टूट गया, हम किस बात की आज़ादी बना रहे हैं? अवाम के पास सेहत की सहूलतें मैसर नहीं है अवाम को, गरीब अवाम, किस बात की आज़ादी बनाई जा रही है? बच्चों को तालीम के जेवर से महरूम कर दिया गया, करोड़ों बच्चे स्कूल से महरूम हैं, किस बात की आज़ादी बना रहे हैं? पीने का पानी मैसर नहीं है। देहात और जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो कबायली इलाके हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, शहरों की यह हालत है। कराची, हैदराबाद, पाकिस्तान के दीगर जितने बड़े शहर हैं, वहां पीने का पानी मैसर नहीं है।
12-12, 14-14 घंटा, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती है। आजादी मना रहे हैं, ये आजादी नहीं मना रहे। इस एस्टेब्लिशमेंट ने इस अवाम को उल्लू बना के रखा हुआ है। जब कभी इनके ऊपर बात आती है तो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं अपने मुल्लाओं के जरिए, क्योंकि मिलिट्री मुल्ला और फ्यूडल्स का ट्राइका है ना। जब कभी इन पे कुछ जद आ रही होती है इनके मफादात पर, तो इस्लाम का नाम लेकर एक हवा खड़ा कर देते हैं पाकिस्तान में, और अपने आप को महफूज कर लेते हैं इस्लाम की आड़ में। कभी कुछ सियासतदान या अवाम में शऊर बेदार हो रहा होता है तो पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान जिंदाबाद करके अवाम को बेवकूफ़ बना देते हैं, और वो मामलात को डाइवर्ट कर दिया जाता है। जो असल इशू है पाकिस्तान के, उसको हल नहीं किया जाता। अवाम को मुसलसल बेवकूफ़ और महरूम रखा जा रहा है। 71 साल हो गए, 71 साल में अवाम जायजा लें इस बात का, छोड़ दें इन खूबसूरत खुशनुमा टेलीविजन के प्रोग्रामों को, नारों को, ये सियासी मदारियों को मत सुने। खुद इस बात का जायजा लें, मवाजना करें कि 1947 से और लेकर आज तक पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया है। क्या पाकिस्तान दुनिया के मुमताज और पाकिस्तानी अवाम, क्या पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम दुनिया के मुमताज मुल्कों की सफ में किसी तरह नजर आते हैं? नहीं, जवाब नहीं में होगा, नफी में होगा। अभी हाल ही में एक तंजीम है FATF, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मावनत करने वाले ममालिक की मॉनिटरिंग करती है। उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था। अभी नई रिपोर्ट्स ये आई है कि उनकी एक जैली कमेटी ने इस ऑर्गेनाइजेशन में एक रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की रिकमेंडेशन शामिल है, और वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ से, पाकिस्तान की सफाई से मुतमईन नहीं है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली माविनत करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त। अब पाकिस्तान को वो, अगर पाकिस्तान ने फौरी तौर पे इक़दाम ना उठाए तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ये तो हमारी हालत है। आज़ादी का जश्न मनाते हुए कभी ये बात अवाम को बताई इन इस्टेब्लिशमेंट के सुरखेलों ने कि हम ब्लैक लिस्ट होने जा रहे हैं? ये बात बताई कि हम 90-97 अरब डॉलर के मकरूज हैं, पाकिस्तान का पैदा होने वाला बच्चा तक लाखों रुपए का मकरूज है, हमारे पास पीने का साफ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई आसमान से छू रही है, और फिर पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को खुशनुमा नारे दिए जाते हैं। ये बेवकूफी, ये ड्रामेबाजी बंद करो, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को जीने दो। इतनी बड़ी फौज रख के हमने कौन सा तीर मार लिया है भाई? जब हमारे पास एटमी असासे मौजूद हैं, मिसाइल मौजूद हैं, तो फिर आजादी जो नफरी है उसको गिटाओ, वो सरमाया और वो वसाइल पाकिस्तान के गरीब आवाम को पे लगाओ, उससे बिजली पैदा करो, उससे पानी के डैम बनाओ। ये कौन सा मुल्क है दुनिया में ऐसा जो अपनी कौमी जरूरियात को पूरा करने के लिए आवाम से चंदा मांगता है? ये चीफ जस्टिस निसार ढकोसला ड्रामा, टोपी ड्रामा। चाहिए तो यह था कि पाकिस्तान को लूटने वाले सियासतदानों के साथ पाकिस्तान को लूटने वाले जनरलों को भी एहतसाब करता, पैसे निकालता और फिर उन पैसों से डैम बनवाता। बेगैरत ने वही अपनी, जो उसके पेशरो और जो उसको समझाया गया है, जो हमारी स्टैब्लिशमेंट का तरीकाकार है, कशकोल, भीख मांगना, झोली फैलाना,
उसी रविश पे चल रहा है। बस भीख मांगते रहो और पाकिस्तान को चलाते रहो और खुशनुमा नारे देते रहो। पाकिस्तान की आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सेहत, हर चीज की सहूलतों से महरूम रखो और अपनी अय्याशियों के लिए कशकोल फैला दो। IMF चले जाओ, वर्ल्ड बैंक चले जाओ, अमेरिका के पास जाओ, इंग्लैंड के पास जाओ, दुनिया के तमाम ममालिक के पास जाओ, ताकि तुम्हें तुम्हारी जो नीड्स और जो तुम्हारी अय्याशियों के लिए पैसा मुहैया हो सके। और वो पैसा पाकिस्तान की गरीब आवाम पे नहीं लगेगा, वो यहाँ की अशराफिया पे, यहाँ की आर्मी पे, मिलिट्री पे, ISI पे, फौज पे लगेगा, उनके रिसोर्सेज पे लगेगा, उनके सहूलतों पे लगेगा, उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, उनकी गाड़ियों का काफिले बढ़ेंगे, उनके प्रोटोकॉल बढ़ेंगे, उनके घर बड़े बड़े बनेंगे और मजीद जमीनों में इजाफा होगा, मजीद जायदादें बनेंगी, मजीद पाकिस्तान से बाहर जायदादें बनाई जाएंगी उसकी। एक साथी ने जिक्र किया, ये क्या वजह है कि पाकिस्तान का जो भी फौजी जनरल है, जो भी चीफ होता है, भाई वो मुल्क में रहना क्यों नहीं पसंद करता? उसकी औलादें अमेरिका में पढ़ती हैं, इंग्लैंड में पढ़ती हैं और उनके घर अमेरिका और इंग्लैंड या फिर गैर ममालिक में है। ये कैसे पाकिस्तान की मोहब्बत का तुम लोग दर्ज देते हो? कैसी मुनाफकत करते हो? रहो ना अवाम के बीच में फिर। और एहतसाब दूसरों के लिए, फौज के लिए एहतसाब नहीं, जनरलों के लिए एहतसाब नहीं, उनका एहतसाब कौन करेगा? अगर मुल्क का वजीर आजम पे झूठा इल्जाम लगा के उसको बरतरफ किया जा सकता है, तो फिर किसी को भी मुल्क के अंदर, चाहे वो फौजी जनरल हो, चाहे वो जज हो, किसी भी तबका का आदमी हो, उसका एहतसाब सरेआम होना चाहिए, बेईमाना होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो नजर आए। ये क्या फौज के अंदर अब खामोशी से हिसाब होता है और गायब कर दिया जाता है, उसको डिपोज करके फारिग कर दिया जाता है। एंजॉय तो पूरी लाइफ करता है वो, उसकी बारात तो नहीं उसे छीनी जाती। जो इस मुल्क को जनरलों ने लूटा है, जजों ने लूटा है, उसका हिसाब कौन करेगा? पाकिस्तान के सियासतदानों को तो तुम निशाने इबरत बना देते हो। कौन सा ऐसा पाकिस्तान का वजीर आजम है जिसको तुमने इज्जत से अपनी मुद्दत पूरी करने दी गई हो? कोई ऐसा वजीर आजम नहीं है। लेकिन जब बात आती है जनरल्स की, वहां पे कोई लोग कुशाई नहीं करता, इसलिए कि सब डरते हैं, सब उनके कंट्रोल में है। ये मीडिया मुनाफकत कर रहा है, सारे मालिकान बिके हुए हैं, उनको पर्चे आते हैं GHQ से कि ये लाइन है, आज इस पे अमल करना है। अखबारात कोई जायज और सच्ची खबर नहीं छापता। हद तो यह है कि MQM का मौकफ नहीं छापते। ये MQM का मौकफ इसलिए नहीं छापते और शाया करते क्योंकि इनको पता है कि कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के फिक्र फलसफे और MQM का फिक्र फलसफा बहुत जानदार है, वो लोगों में सराहियत कर चुका है। वो डर खौफ से तो खामोश है। जिस दिन कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को इजाजत मिली और इंशाल्लाह मिलेगी, वो दिन भी आएगा जब कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन यहां से या फिर वहां पाकिस्तान पहुंच के बराह रास्त अपने मुहाजिर अवाम, अपनी मजलूम अवाम से खिताब करेंगे और पाकिस्तान की काया पलटेंगे, पाकिस्तान में इनकलाब के सुरखेल बनेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान में वक्त बदलेगा, इनकलाब आएगा और इनकलाब कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की रहबरी और रहनुमाई में आएगा। इसको कोई नहीं टाल सकता। तो और नुक्ते मौजूद ख़वातीन हज़रात आपकी नजर कर दूं कि नवाज शरीफ के जिन जिन साथियों ने अदलिया और फौज के खिलाफ बात की, जिन जिन साथियों ने नवाज शरीफ के, देखिए नवाज शरीफ साहब से हमारा लाख सियासी इख्तलाफ सही, लेकिन हम उनके दुश्मन नहीं हैं। वो हमारी तरह सियासत कर रहे हैं, तो सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन अगर किसी पे जुल्म हो रहा है तो हम कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की रविश और ये रवायत रही है कि हमेशा वो सबसे पहले आवाज़ बुलंद करते हैं उसके खिलाफ। इसके बावजूद कि हम पे कितने जुल्म सतम हुए उस दौर हुकूमत पे उनके, लेकिन हम ये समझते हैं कि उसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट और फौजी और ये एजेंसियाँ शामिल हाल थी उनको बहकाने में, उनको वर्गलाने में। तो नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ खुलेआम फौज पे और अदलिया पे तनकीद कर रहे थे और वो करते करते आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं
और वो अपना मौक़िफ़ जो इसी तरह पेश कर रहे हैं। और उनके जो जो साथी फौज और अदलिया के खिलाफ बात कर रहे थे उनको एक एक करके नाअहल कर दिया गया, एक एक करके सज़ा दे दी गई। लेकिन ये क्या कमज़रफ़ी और कम एहसान फरामोशी और क्या धोखा और मुनाफ़क़त है शहबाज शरीफ की। जिन जिन जजों की और जनरलों की और इस्टेब्लिशमेंट की नवाज शरीफ निशानदही कर रहे थे बुराई की, उनकी कमीनगी की, उनकी मक्कारी की, शहबाज शरीफ उनकी तारीफ कर रहे थे। मुख्तलिफ औकात में आपने सुना होगा कि जी नैब के जज साहिबान हो या दीगर अदलिया के चीफ जस्टिस साहिबान हो या जज हमारे इस्टेब्लिशमेंट के जो चलाने वाले हो, उनकी नवाज शरीफ तो बुराई कर रहे हैं, उनको हत्फ तनकीद बना रहे हैं, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ मुनाफकत का लबादा ओढ़ के उनकी तारीफ कर रहे होते थे। तो आपने देखा कि नवाज शरीफ एंड फैमिली को तो जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया, और इस मुनाफिक शख्सियत को और इसके अहले खाना को न सिर्फ असम्बली की सीटें दी गई, जाहिर सी बात है असम्बली की सीटें और जो इनकी मराहत याफ्ता तबका है, तो ये इनको अपनी पूरी इंजॉयमेंट का इनको सामान मुहैया किया गया है। ये वहाँ पहुँचे कौमी असम्बली में और अपनी उनकी औलाद जो है वो सुबह असम्बली में बड़ा जमान है। तो कितनी बड़ी ज्यादती है, दोगलापन है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का, कि नवाज शरीफ से धोखा किया, उसके सिले में उनको क्या मिला। ये मुस्लिम लीगियों के लिए सवाल है और लम्हे फिक्रिया है कि ऐसी क़यादत उनको चाहिए, ऐसी मुनाफिक क़यादत, डबल फेस क़यादत, जिन्होंने उनके अरमानों और मुस्लिम लीग के और उनके रहबर के पीठ में छुरा घोंपा। तो जैसे मैंने कहा, जो शख्स अपने भाई का नहीं वो आपका क्या होगा। मौजूदा वज़ीर आज़म, जाली वज़ीर आज़म, अगर वाकई ये असल का है, नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा मैं, इमरान खान न्याजी की बात कर रहा हूं, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है। अगर ये वाकई में असल का है, जाहिर सी ये जाली वोटों से वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर ये असल का है तो ये पहली तकरीर में इसको ये ऐलान करना चाहिए था कि जिस तरह एहतसाब का इसने नारा बुलंद किया करप्शन के खिलाफ, तो इसको ये भी कहना चाहिए था कि मुल्क तोड़ने वाले और मुल्क लूटने वाले जनरलों का भी एहतसाब करूंगा। लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि ये उसी इस्टेब्लिशमेंट का आलेकार है, उसी का चमचा है, उन्हीं के जरिए लाया गया है, मुसल्लत किया गया है। पाकिस्तानी अवाम कोई खैर की तवक्को ना रखे इससे। हालात अच्छाई की तरफ नहीं जाते हुए नजर आ रहे, बुराई की तरफ ज्यादा जाते हुए नजर आ रहे। लेकिन इनफ इज इनफ। अवाम के सर का सिर जो है ना वो पैमाना लबरेज हो चुका है। किसी वक्त भी चिंगारी जो है वो एक उठेगी और सब कुछ जल जाएगा, आशियां जल जाएगा। बस हम इतना ही कहेंगे अपने साथियों से, दुनिया भर फैले हुए वफा परस्तों से, कायदे तहरीक के प्यारों से, वफादारों से, वफा परस्तों से, इस प्लेटफॉर्म से, कि आज भी मंजिलों पर लगी है नज़र, आज भी मंजिलों पर लगी है नज़र, दिल में रखते हैं अज़्म सफ़र आज भी। दिल शिकस्ता न समझे ज़बाना हमें, दिल शिकस्ता न समझे ज़बाना हमें, अपनी हिम्मत है सीना सपर आज भी। इन्हीं अल्फाज के साथ एक मुख्तसर सी दुआ जो मैं हमेशा करता हूँ कि या अल्लाह कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, या रब्बुल आलमीन उनको तवील उम्र अता फरमा, दुनिया भर में फैले हुए उनके वफा परस्त साथियों को हिम्मत और हौसला अता फरमा। हमारे तमाम शोहदा शमूल डॉक्टर हसन ज़फ़र आरिफ और दीगर शोहदा, उन सब की मग़फ़िरत बख्शिश फरमा, दर्जात को बुलंद फरमा, हमारे असीर साथियों को हिम्मत और हौसला अता फरमा, इसी तरह तहरीक से जुड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे गुमशुदा साथियों पर अपना रहम फरमा और उनको महज़ अपने फजल करम से उनके घरों तक बाहिफाजत पहुँचा, उनको अपने प्यारों से, अपनी बीवी बच्चों से, अपनी माँ से, बहन से, बाप से मिलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के वफ़ादारों पर अपनी रहमत नेमत बरकत नाज़िल फरमा। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन और इनके पर आने वाली तमाम मुश्किलात परेशानियों को दूर फरमा और उनकी रहबरी रहनुमाई में हमने अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचा। या रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल मंजूर फरमा। इन्हीं अल्फाज के साथ
मैं इजाज़त चाहता हूँ अपने साथियों के साथ। जिए अल्ताफ़, जिए महाजिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी ये कलाम मैंने अल्ताफ भाई के सामने पढ़ा है, उन्होंने आमीन कहा है इस शेर पे, तो आपसे भी गुजारिश है कि सब मिलकर आमीन कहिएगा। इतना मजमा है, किसी की एक आमीन कबूल हो गई अल्लाह की बारगाह में तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा। कैसे कि जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है, 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 जबर के अंधेरों में ये जिंदगी गुजारी है। अब शहर जो आएगी, अब शहर जो आएगी वो शहर हमारी है। अब शहर जो आएगी वो शहर हमारी है, अब शहर जो आएगी वो शहर हमारी है। जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी, जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है। अब शहर जो आएगी, अब शहर जो आएगी वो शहर हमारी है, अब शहर जो आएगी वो शहर हमारी है। और जज्बा हक परस्तों का इनकलाब लाएगा, जज्बा हक परस्तों का इनकलाब लाएगा, जज्बा हक परस्तों का इनकलाब लाएगा, खून हक परस्तों का, खून हक परस्तों का अपना रंग दिखाएगा, खून हक परस्तों का अपना रंग दिखाएगा। और नारा हक परस्ती का इनकलाब लाएगा, नारा हक परस्ती का इनकलाब लाएगा। बताइए कि नारा हक परस्ती का इनकलाब लाएगा कि नहीं लाएगा? इंशाअल्लाह। अरे नारा हक परस्ती का इनकलाब लाएगा, नारा हक परस्ती का इनकलाब लाएगा। और नारा हक परस्ती का इस जुल्म को मिटाएगा, नारा हक परस्ती का इस जुल्म को मिटाएगा, नारा हक परस्ती का जुल्म को मिटाएगा। ये जमाना बोलेगा, ये जमाना बोलेगा, ये जहां बताएगा, ये जमाना बोलेगा, ये जहां बताएगा।
सदाकत में कल भी जंग जारी थी, कल भी जंग जारी थी, अब भी जंग जारी है, कल भी जंग जारी थी, अब भी जंग जारी है, कल भी जंग जारी थी, अब भी जंग जारी है। आखिरी शेर सुना रहा हूं और ये कह के सुना रहा हूं कि जिसकी मीडिया पे तस्दीक कर दी लोगों ने, जिसकी तस्दीक कर दी नहीं कर दी, सुना आप लोगों ने कि सिर्फ एक पूरे पाकिस्तान का एक आदमी जिसने कहा कि नहीं, मैं अपनी कौम को नहीं बेचूंगा। इसमें तो होनी चाहिए बहुत जोर की तालियां कि पूरे पाकिस्तान का सिर्फ एक ही आदमी कि जिसने कहा कि चंद सिक्कों के एवज मैं अपनी कौम को नहीं बेचूंगा। तो ये एक शेर आखिरी पढ़ रहा हूं क्या। हमने ऐसे रुख फेरे आंधियों के तूफान के, हमने ऐसे रुख फेरे आंधियों के तूफान के, हमने ऐसे रुख फेरे आंधियों के तूफान के, दुश्मनों के जहनों पर, दुश्मनों के जहनों पर मेरा एक भाई भारी है, दुश्मनों के जहनों पर एक भाई भारी है, दुश्मनों के जहनों पर अल्ताफ भाई भारी है, दुश्मनों के जहनों पर मेरा अल्ताफ भाई भारी है।